जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 3 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं कि हम इस प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक से दे रहे हैं जो कि आपका ये मार्क्समैन का है। तो हम इसका प्रैक्टिस सेट आपको पहली बार दे रहे हैं, ठीक। तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसा है। आपको इसमें प्रश्न का जो लेवल देख रहे हैं तो ये कैसा प्रश्न का लेवल है, आप लोग इसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्योंकि मैं इसका जो पहली बार इसका प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, तो आप लोग बोलिएगा तो मैं और भी एग्जामों के लिए इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहूँगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं और प्रतिदिन हम लोग इसको 2-2 सेट देखेंगे। हमें लग रहा है कि इसका जो प्रैक्टिस सेट है अच्छा ही है औरों की अपेक्षा। तो पहला प्रश्न है कि प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था या फिर थी, तो कौन थी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया? तो वह थी आपका लक्ष्मी सहगल, जो पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ली थी, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि अमीर खुसरो के दरबार में विख्यात कवि थे। यहाँ पर अमीर जो खुसरो थे किसके दरबार में विख्यात कवि थे? तो वह थे आपको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विख्यात कवि थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान दी थी? आपको बताना है कि मुगल शासक कौन सा शासक है दो जमीन, यानी कि स्वर्ण मंदिर जब बन रहा था तो उसमें ज़मीन दान में दिया था और वह दिया गया था अकबर के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते का स्रोत है। यहाँ पर जो सत्यमेव जयते का स्रोत है तो इसका स्रोत है मुंडक उपनिषद, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि हुमायूं का जन्म सन 1508 में कहाँ हुआ था? तो देखिए हुमायूं का जो जन्म है सन 1508 में काबुल में हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि तंजौर के राजेश्वर मंदिर को बनवाया था। यहाँ पर जो तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो बनवाया गया था यह चोल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपको किसे हिंदू नियम, यहाँ पर किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है? तो हिंदू नियम का महान प्रदाता मनु को कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कालिंग का युद्ध ... में हुआ था। देखिए जो कालिंग का युद्ध है यह 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में कालिंग का युद्ध हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सर टॉमस रो जो कि इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, यहाँ पर उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? ठीक, आपको बताना है कि सर टॉमस रो को इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था। तो यह भेजा गया था, देखिए यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ल्स प्रथम है, द्वितीय है, और जेम्स प्रथम, और हेनरी जो है आपको यहाँ से 8 है। तो कौन सा आंसर होगा? आप लोग इसमें आंसर लगाइएगा जो जेम्स 1 के द्वारा उनको भेजा गया था, ठीक। चलिए 10 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान में है और कह रहा है कि आज़ादी को बनाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई की। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न है कि अहमदनगर की आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो चांद बीबी थी वो मुगलों से लड़ाई की। अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है कि राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि ... क्षेत्र में थी। तो राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी नौसेना शक्ति के उत्थान में था, ठीक। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अर्थवेद का श्रेय जाता है? यहाँ पर अर्थवेद का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो वह आपको दारा का जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन शादी के बाद यहाँ पर शादी के बाद राजा जहांगीर की बीबी नूरजहां के रूप में जानी गई? यहाँ पर राजा जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई कौन? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो मेहरुन्निसा थी वह नूरजहां के बीवी के रूप में क्या बोलते हैं, जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में, यानी कि मेहरुन्निसा का ही नाम नूरजहां हो गया, ठीक। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस कारण से मुगल जो साम्राज्य का विघटन हुआ। ठीक, विघटन होने का इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, इसका मुख्य कारण था कि उपर्युक्त सभी कारणों से मुगल साम्राज्य का विभाजन का विघटन हुआ। जैसे कि इसमें आपको दिया गया है 4 उपर्युक्त में कि नादिर शाह और क्या बोलते हैं अहमद शाह अब्दाली के हमले। दूसरा है अंग्रेजों के पुत्रों में औरंगजेब है, अंग्रेजों नहीं है, औरंगजेब के पुत्रों में जो है उत्तराधिकारी का लड़ाई और जाट, राजपूत, सिख आदि जैसे विभिन्न वर्गों में विद्रोह, इसी सब का जो कारण था। तो मुगल साम्राज्य का विभाजन या विघटन हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में जो पहला कारखाना है वो स्थापित कहाँ किया था? तो पहला कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया था। ठीक, आपको याद रखना है, पहला जो है ये 1608 ईस्वी में और सूरत में खोला गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महात्मा गांधी निम्न में से किसके संपादक थे? तो महात्मा गांधी जी जो थे वह, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए किसके संपादक पूछा गया है। तो वह थे आपको यंग इंडिया के संस्थापक थे। ठीक, क्या बोलते हैं, यंग इंडिया का उन्होंने संपादन किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लंदन में आयोजित निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में जो है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया? यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, तो उन्होंने जो हिस्सा लिया था सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 2031 तक जो है उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तिथि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो वह दिन माना जाता है आपको 15 अगस्त 1947 से आपको महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्य हड़प नीति जो है किसने शुरू की? तो राज्य हड़प का नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसे डालकर दूर की जाती है? तो जो जल का अस्थायी कठोरता है वॉशिंग सोडा डालकर दूर की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक इसमें आपका चांदी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे का शुद्धतम रूप है। ठीक है, लोहे का आपको शुद्धतम रूप बताना है। कौन सा? कच्चा लोहा जो होता है वो शुद्ध रूप होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पीतल हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण यहाँ पर बदरंग हो जाता है? यानी कि थोड़ा सा इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि बदरंग का मतलब यही है कि कलर जो इसका चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति के कारण? तो यह जो उपस्थिति होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण पीतल में हवा के संपर्क में आते ही वो बदरंग हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? तो इस पदार्थ के रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठोस से सीधे वाष्प में। और इसका जो अच्छा खासा उदाहरण है आपका कपूर है, जो कि ये सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है 27 नंबर है कि 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर है? तो 1 माइक्रोन जो है यह मिमी 1/1000वां हिस्सा के बराबर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बार किसकी इकाई है? तो बार जो है यह आपको वायुमंडलीय दबाव का इकाई है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है। यहाँ पर ध्वनि के पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की जो इकाई है वह है आपका डेसिबल।
अगला प्रश्न है कि क्यों एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है। तो दो नेत्रों से दृष्टि मिलने का जो मुख्य कारण है कि देखिए यहाँ से कि क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं। ठीक, प्रश्न है कि जो दोनों नेत्र है वो बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों अपरूप असमरूप, यहाँ पर मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का जो संयोजन तीन आयामी या त्रिबिंब दृष्टि प्रदान करता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ये त्रिबिंब जो दृष्टि है ये स्पष्ट प्रदान करता है, तो इसलिए आपको जो दो नेत्र है वो आवश्यक और ज़रूरी होता है और अच्छा दिखाई देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का यहाँ से 31 नंबर है कि वर्तमान भारत के रचयिता कौन है। वर्तमान भारत के रचयिता आपको बताना है। तो वर्तमान भारत के रचयिता देखिए यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ठीक, स्वामी विवेकानंद को वर्तमान भारत के रचयिता माना जाता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किसके साक्ष्य के कारण आर्यपूर्व सभ्यता मानी जाती है। तो देखिए यह आर्यपूर्व जो सभ्यता मानी जाती है वो काला मानी जाती है। किस यहाँ पर है कि किस घाटी की सभ्यता में निम्न में से किसे साक्ष्य के कारण आर्यपूर्व सभ्यता मानी जाती है, तो काला की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव था। ठीक, चलिए प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है कि भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था। तो देखिए भारत में जो जैन धर्म था यह फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। ठीक, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। तो इसमें आपका जो देखिए वह कथन है आपका कि देखिए दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया है। यह जो दोनों कथन है ये आपको गलत है। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो है डी आपका गलत है, दोनों का अलग अलग है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि तीन प्रमुख बौद्ध स्थल जो रत्नगिरी, ललितगिरी और यहाँ पर ललितागिरी है। ठीक है, ललितागिरी एवं उदयगिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है सभी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अगला हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है कि प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजस्व के सिद्धांत को तैयार किया था वह कौन था। प्रथम मुस्लिम शासक, तो वह प्रथम मुस्लिम जो शासक था आपको बलबन था। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है कि यह बलबन था। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया था। यहाँ पर जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किसने किया था, तो चूड़ामन के द्वारा उन सभी को संगठित किया गया था, यानी कि एकजुट किया गया था। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन सा है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिबा है। ठीक, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आपको याद रखना है पटना साहिबा है और इनका जो जन्म है 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक, यहाँ पर अंग्रेजों की राजनीतिक जो शुरुआत निम्न में से किस युद्ध से की जा सकती है। यहाँ पर राजनीतिक शुरुआत जो है किस युग से की जाती है, तो आपका बक्सर के युद्ध से जो कि 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, यहाँ पर दोनों नहीं रहेंगे तो उसमें आपको निम्न में से कौन सी लोकसभा का अध्यक्षता कर सकता है। तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य जो है वो कर सकता है इसकी अध्यक्षता। यहाँ से ऑप्शन आपका जो ए है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाधीन भारत के राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। यहाँ पर स्वाधीन भारत की प्रथम राज्य की जो महिला राज्यपाल थी वह थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से आपका जो 43 नंबर ये प्रश्न शुरू होता है, तो ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा और मैं आपको आंसर यहीं से आपको बताते चल रहा हूँ। जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा और मैं उसका जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम पर बिल्कुल डाल दूँगा, ठीक। तो यहाँ से आपका जो 43 नंबर है, तो इसका राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। इसमें आपको 20 से 25 जो प्रश्न है वो आपको मैथ को देखने को मिलेगा, तो आप लोग मैथ को बनाइएगा। 20 ही प्रश्न इसमें आपको जो है मैथ का है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 44 नंबर, तो 44 का राइट आंसर आपको 900 होगा। फिर यहाँ से आपका 45 है, तो 45 का राइट आंसर आप लोग 500.88 कर लीजिएगा। इन सभी को यहाँ पर क्या करना है कि सभी को जोड़ देना है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का 46 नंबर है, तो 46 का राइट आंसर आपको 0.01 होगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि 1 लीटर का कौन सा, यहाँ पर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न 40 मिली है, ठीक है। आपको 1 लीटर का कौन सा जो भाग है वो दशमलव भिन्न है, तो वह है आपका 0.04। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से आपको 48 नंबर, तो 48 नंबर का राइट आंसर आपको 20 किलोग्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और वह संख्या है आपको 1024। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है। यहाँ से आप लोग चाहे तो इसको प्रश्न है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस जो आपका सेशन जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग मैथ को अलग से बना लीजिएगा। और यहाँ से आपका जो 50 का राइट आंसर होगा कौन सा होगा, आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। आप तो बड़ी संख्या बताना है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उसके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या क्या है, 8 है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, 15 वर्ष में उसकी उम्र की 2 गुनी होगी, तो पुत्र का वर्तमान आयु, तो पुत्र का जो वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है, तो यहाँ पर 75% हो जाएगा। और यहाँ से आपका 53 नंबर प्रश्न है। आपको प्रश्न जो है सभी स्पष्ट रूप से दिखाए जा रहे हैं जो मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग इसको बनाइएगा और यहाँ से आपका 1200 होगा 53 का, ठीक। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 54 नंबर है, तो 54 का राइट आंसर आप लोग 40 कर लीजिए। और नेक्स्ट जो हम लोग का 55 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 होगा, ठीक। अगला हम लोग का यहाँ से 56 नंबर है, तो 56 का राइट आंसर आपको 11.1/9% होगा। उसके लाभ का प्रतिशत तो 11.1/9% लाभ होगा। और एक अगला प्रश्न है कि 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, तो उसके नुकसान का प्रतिशत बताना है, यानी कि उसका हानि जो प्रतिशत होगा क्या होगा, तो उसका हानि जो प्रतिशत होगा वह 10% का उसे हानि होगा, ठीक। अगला हम लोग का यहाँ से 58 नंबर प्रश्न है, तो आप लोग इसको प्रश्न को एक बार देख लीजिए। और 58 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपको 15 दिन, ठीक। राइट आंसर आप लोग 58 का डी कर लीजिएगा, 15 दिन। और यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है, तो 59 का राइट आंसर आप लोग 12 सेकंड कर लीजिएगा। और 60 है, तो यहाँ से आपका 60 का जो राइट आंसर होगा आपको 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 61 नंबर है, तो 61 का राइट आंसर आप लोग 20% यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर ब्याज की दर पूछा गया है तो 20%, ठीक। चलिए अगला हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है, तो 62 का राइट आंसर आप लोग 30 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बी कर लीजिएगा राइट आंसर 62 का। और नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 62 ही प्रश्न है शायद, हाँ 62 एक और है क्या, नहीं 62 ही आपका जो 42 से शुरू हुआ और 62 तक ये कंप्लीट होगा, तो इसमें टोटल आपको 20 प्रश्न देखने को मिला। और चलिए यहाँ से हम लोग का 63 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, ये जीके का प्रश्न है कि नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, तो नूरजहाँ जो थी यह जहांगीर की पत्नी थी, ठीक। इसका जो वास्तविक नाम था वो मेहरुनिसा था। अगला प्रश्न है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए तराइन का जो युद्ध है यह 1191 में हुआ था, ठीक। प्रथम जो तराइन युद्ध है ये क्या बोलते हैं 1191 में हुआ था। और यह मोहम्मद गोरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें आपको पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक। चलिए
अगला हम लोग का 65 नंबर प्रश्न है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रिय प्राप्ति हुई है। तो देखिए यहाँ पर किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में जो है लोकप्रियता प्राप्त हुआ है, तो वह है आपका हुमायूं का मकबरा का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सन 1526 में पानीपत की जो प्रथम लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच हुआ था, तो लोधी और जो हुआ था बाबर के बीच हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने आंग्ल मैसूर युद्ध में अपने जो है प्राण त्याग दिए थे। तो उन्होंने प्राण त्याग दिए थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उन्होंने अपना जो है प्राण त्याग दिए थे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ से 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेलवे की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको रेलवे की आय के मुख्य स्रोत बताना है। तो माल भाड़ा जो होता है वह रेलवे के मुख्य स्रोत का आय होता है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 69 नंबर है कि निम्न में कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक इसमें आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक, राज्य की बात हो रही है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के साथ निम्न में से कौन सी घटना घटी हुई थी। 20 फरवरी आपको याद है 20 फरवरी 1947 को कौन सी घटना घटी हुई थी। तो देखिए उस समय जो है ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने का इच्छा की घोषणा किया था। यानी कि 20 फरवरी को उन्होंने घोषणा किया था कि हम लोग जो है 1948 जून में जो हम लोग 1948 में अपना जो शहर जो है ब्रिटिश से हम लोग चले जाएंगे। तो यही जो 20 तारीख को घोषणा किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के आर्थिक शोषण के विरुद्ध आर्थिक शोषण के सिद्धांत, ठीक है, आर्थिक शोषण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता से संबोधित किया। ठीक है, आपको बताना है कि पहली बार ये राष्ट्रपति को संबोधित किसने किया था, राष्ट्रपिता कहकर। ठीक, तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष जो है समर्पण नहीं किया। यहाँ पर अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया, तो यह है आपका सिदोसिया जो वंश है, ये अकबर के समक्ष अपना जो समर्पण नहीं किया। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ घटी थी। यहाँ पर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ घटा हुआ था, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका राइट आंसर होगा यह जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में घटा हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 76 नंबर प्रश्न है कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी, यहाँ पर घूर्णन की जो दूरी है वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है, तो उस गति को ... कहा जाता है। यानी कि उस गति को क्या कहा जाता है, तो उस गति को कक्षीय गति कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक नैनो ... मीटर के तुल्य होता है। तो एक जो नैनो है ये आपको 10 की घात -9 के तुल्य होता है। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है। ज़मीन के साथ जो टकराने पर उसका वेग क्या हो। इसमें आपको बताना है कि ज़मीन के साथ टकराने पर उसका जो वेग है वो क्या होगा, तो वह वेग आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य। देखिए बैरोमीटर का जो रीडिंग होता है इसमें आपको अचानक गिरावट का जो ये अचानक जो गिरावट होता है उसका तात्पर्य क्या होता है, यानी कि उससे क्या होता है। तो देखिए अचानक गिराने पर जो है तूफान आने की संभावना होती है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि भौतिक मात्रा जो एंट्रोपी की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई आपको बताना है, तो वह है आपका जूल प्रति केल्विन। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न जो है आपका 81 नंबर, तो ये हिंदी का प्रश्न है। आपको हिंदी का भी इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो 81 नंबर में आपको कोई सज्जन जो है आपको बुला रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको जो है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न हम लोग का 82 नंबर है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होती है। तो रोमन भाषा का जो प्रयोग है कुलई लिपि के, कुलुई जो लिपि है उसके लिए नहीं की जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको उचित जोड़ी कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपाचे है जो का कुपापचे लिखा गया है, शुक्ल का जो है कृष्ण है, बर्बर का सब है, और आज्ञा का जो है विज्ञा है। तो इसमें आपका जो गलत लिखा गया है आपचे का कुपापचे, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपचे का जो होता है वो पाचे होता है। ठीक, तो इसलिए आपका ये जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि अत्याचार का फल, यहाँ पर अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति की अर्थ स्पष्ट करता है। यानी कि यह मुहावरा है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, ये कैसा स्पष्ट आपको बता रहा है। तो यह आपको बता रहा है, देखिए यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, हालांकि इसमें आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन है ए कि यहाँ पर तलवार का खेत हरा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर तलवार का जो खेत होता है वो हरा नहीं होता है, इस मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक, कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य, इन चारों में से आपको शुद्ध कौन सा वाक्य लग रहा है। देखिए यह शुद्ध वाक्य है कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ये जो ऑप्शन डी है आपको बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब जो है कुछ ना कुछ इसमें आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो त्रुटि किया गया है। चलिए अगला 86 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान है और अर्थालंकार, यहाँ पर आपको अर्थालंकार का एक प्रकार है, कौन सा है। तो देखिए अति, यहाँ पर अतिशयोक्ति जो है ये अर्थालंकार का एक प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो निर्माण जो होता है ये ध्वंस शब्द का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीक्षा प्रश्न वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो वह है आपका, यहाँ से जो संधि होता है ये 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीक्ष प्रस्थ वर्णों का मेल होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला आपको शब्द कौन सा है, तो वह आपको जनता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर रिक्त स्थान है, करें कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। इसमें आपको बताना है कि सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है। तो जो वर्षा हुई यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, आपको राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ तक हम लोग जो 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। और ये जो आपका 10 प्रश्न है तो आप लोग अंग्रेजी का प्रश्न है, तो आप लोग अंग्रेजी का भी तैयारी करते रहिएगा। और इसमें हम लोग जो है अंग्रेजी के प्रश्नों को छोड़ दे रहे हैं। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो 4 था, और जो सेट 5 है आपका जो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट। और अपना जो स्कोर है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग इसमें कितना सही कर पाए हैं। ठीक।